नमस्कार दोस्तों, पवन एजुकेशन स्टडी परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अपनी तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप इसी लगन से अपनी तैयारी करते रहे, आपके उज्जवल भविष्य की ऐसी मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं हम कारक पे। पिछली कक्षा में हमने कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान पर चर्चा कर ली थी। आज छठे प्रकार पर हम चर्चा करने वाले हैं। छठा प्रकार आता है हमारा संबंध कारक। छठे नंबर पर कौन सा कारक आता है दोस्तों? संबंध कारक। इसका परसर्ग होता है, यानी विभक्ति चिन्ह होते हैं काके की, का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, नहीं, ये दोस्तों इनके क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह होते हैं। बात करें हम संबंध कारक की, तो सीधी सी बात है, दो संज्ञा या दो सर्वनामों में क्या किया जाता है? संबंध जोड़ा जाता है या संबंध बताया जाता है। वहां पर क्या होता है? संबंध कारक कहलाता है। यानी जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से क्या किया जाए? संबंध जोड़ा जाए या संबंध बताया जाए, वहां क्या होता है? संबंध कारक होता है। यानी जब किसी जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से क्या किया जाए? संबंध बताया जाए। क्या किया जाए? संबंध बताया जाए या जोड़ा जाए। दोनों एक ही बात है। संबंध बताया जाए या संबंध जोड़ा जाए, तो वहां पर क्या होता है? संबंध कारक होता है। तो वहां क्या होता है? संबंध कारक होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, अंजू की बहन मंजू है। अंजू की बहन कौन है? मंजू। अंजू की बहन मंजू है। ठीक है। यहाँ पे क्या संबंध जोड़ा जा रहा है कि अंजू का और मंजू का क्या किया जा रहा है? यहाँ पे संबंध जोड़ा जा रहा है कि अंजू की बहन कौन है? मंजू है। हमें क्या देखना है? परसर्ग, यानी काके की, राजरी या नानी से क्या किया जाता है? इस परसर्ग के द्वारा दोनों में क्या किया जाता है? संबंध जोड़ा जाता है। अंजू की बहन मंजू है। उदाहरण दूसरा देखिए आप, मेनका मेनका की पुत्री कौन? शकुंतला। आया हुआ उदाहरण है दोस्तों। मेनका की पुत्री शकुंतला भरत की मां बनी। भरत की मां बनी। मेनका की पुत्री शकुंतला भरत की मां बनी। दोस्तों, इसमें भी संबंध जोड़ा है। मेनका की पुत्री कौन? शकुंतला। हमें क्या मिल रहा है? काके की, जिससे संबंध जोड़ा जा रहा है, वह संबंध देखा जा रहा है, वह क्या होता है? संबंध कारक होता है। यानी मेनका की पुत्री शकुंतला भरत की मां बनी। भरत की क्या बनी? मां बनी। तीसरा उदाहरण देखिए, प्रेम का बंधन क्या होता है? मजबूत होता है। प्रेम का बंधन मजबूत होता है। दोस्तों, क्या मिल रहा है हमें? परसर्ग का। प्रेम से किसका बंधन है? प्रेम का क्या है यहाँ पे? बंधन। उससे क्या होता है? मजबूत होता है। यानी दोनों में क्या है? संबंध है। यानी प्रेम का बंधन क्या होता है? मजबूत होता है। चौथा उदाहरण देखिए, तुम्हारा चश्मा कहाँ है? तुम्हारा चश्मा कहाँ है?
यहाँ पर दोस्तों आपको रा विभक्ति दिखाई दे रही होगी, तुम्हारा में रा, यानी तुम्हारा चश्मा कहाँ है। चश्मे का संबंध किससे है? तुमसे। चश्मे का संबंध किससे है? तुमसे, यानी तुम चश्मे का संबंध बताया जा रहा है, तुम्हारा चश्मा कहाँ है। पांचवा उदाहरण देखिए, अपना कार्य स्वयं करें। अपना कार्य स्वयं करें। यहाँ पर दोस्तों कार्य का संबंध अपने से किया जा रहा है, ना विभक्ति मिल रही है हमें, और कार्य का संबंध किससे है? अपने से। अपना कार्य स्वयं करें। छठा उदाहरण देखिए, राम की पुस्तक खो गई। राम की पुस्तक खो गई। पुस्तक का संबंध किससे है? राम से, यानी पुस्तक किसकी है? राम की। राम की पुस्तक खो गई। मैंने बताया दोस्तों, जहाँ संज्ञा सर्वनाम की क्या हो, दोनों संज्ञा सर्वनाम में क्या जोड़ा जाए? संबंध जोड़ा जाए, तो वहां पे क्या होता है? संबंध कारक होता है। यहाँ पे पुस्तक का संबंध किससे जोड़ा जा रहा है? राम से, यानी पुस्तक किसकी है? राम की। राम की पुस्तक खो गई। इस प्रकार आपका संबंध कारक समाप्त होता है। दोस्तों अगले कारक पर हम चर्चा कर रहे हैं, 7वें नंबर पर आता है हमारा अधिकरण कारक। 7वें नंबर पर आता है हमारा अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह यानी परसर्ग होता है में पर। में पर, यानी कुछ शब्द लिख लीजिए, के भीतर, के भीतर, मध्य, बीच, एक ही बात है, मध्य बीच लिख लीजिए आप, अंदर, ऊपर। दोस्तों जो ये शब्द लिखवाए हैं, के भीतर, मध्य, बीच, अंदर, ऊपर, ये शब्द भी वाक्य में हमको देखने को मिलते हैं। कई बार हमें पता नहीं लग पाता है कि कौन सा कारक होगा। जब वाक्य में आपको ये शब्द दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि वहां पे कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। बात करें इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी दोस्तों, जिन शब्दों से क्रिया के आधार का क्या हो, बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी जिन शब्दों से क्या हो, आधार का बोध हो। जिन शब्दों से आधार का बोध हो। दोस्तों जिन शब्दों से क्रिया के आधार का बोध हो, भूल गए अब थोड़ा, क्रिया के आधार का बोध। जिन शब्दों से क्रिया के आधार का बोध, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं, जिन शब्दों से क्रिया के आधार का बोध हो। ठीक है, उदाहरण से समझिए। पहला उदाहरण आता है ना, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। दोस्तों ये शब्द मैंने लिखवा दिया, मध्य में हो, बीच हो, अंदर, ऊपर, जहां पे ये वाक्य में देखने को मिल जाए, तो वहां पे क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। ठीक है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, झगड़ा मेरे और उसके बीच में था। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए आप, देवीलाल
देवी लाल मैदान में खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। हमें कौन सा विभक्ति चिन्ह मिल रहा है यहाँ? मैदान में खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है देवीलाल? मैदान में खेल रहा है, मैदान पर खेल रहा है। ठीक है। तीसरा उदाहरण देखिए, मोर छत पर नाच रहा है। मोर कहाँ नाच रहा है? मोर छत पर नाच रहा है। चौथा उदाहरण ले लीजिए, मेज पर पुस्तक रखिए। मेज पर पुस्तक रखी है। पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर। पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। पांचवा उदाहरण देखिए, शरद पढ़ने में तेज है। शरद पढ़ने में तेज है। शरद पढ़ने में तेज है। छठा उदाहरण, कमरे में पंखा चल रहा है। कमरे में पंखा चल रहा है, यानी कमरे के अंदर, कमरे के अंदर ये कमरे में पंखा चल रहा है। ठीक है, में पर। एक और लिख लीजिए दोस्तों, घर पर पापा जी नहीं है। घर पर पापा जी नहीं है। विभक्ति चिन्ह क्या आ गया? पर। घर पर पापा जी नहीं है। दोस्तों हमें क्या देखना है? विभक्ति चिन्ह देखना है। और दो चार शब्द मैंने लिखवाए हैं, के, भीतर, मध्य, बीच, अंदर। ये शब्द आपको वाक्य में मिले तो वहां पे कौन सा कारक होता है? आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला आता है हमारा संबोधन कारक। 8वें नंबर पर आता है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक दोस्तों इसका विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे, ओ, अजी। हे, अरे, ओ, अजी। यानी जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, किसी को सावधान करने या किसी को संबोधित करने का क्या हो? बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी जिस संज्ञा पद से, जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, किसी को पुकारने या सावधान करने या फिर संबोधित करने का बोध हो, क्या हो? संबोधित करने का क्या हो? बोध हो। यानी जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने का, सावधान करने का या संबोधित करने का क्या हो? बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है। विस्मयादिबोधक, क्या बोलते हैं इसको? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये देखा होगा आपने, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी होता है। क्या होता है इसमें? विस्मयादिबोधक चिन्ह भी होता है। जैसे बच्चों, बिजली के तार मत छूना। बिजली के तार मत छूना।
यहाँ पे क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है या सावधान किया जा रहा है, बच्चों बिजली के तार मत छूना, बच्चों बिजली के तार मत छूना। दूसरा, ओ भाई, ओ भाई मेरी बात सुन, संबोधित किया जा रहा है, ओ भाई मेरी बात सुनो। तीसरा उदाहरण देखिए, हे राम, हे राम सब पर दया करो, सब पर क्या करो, दया करो, हे राम सब पर दया करो। चौथा उदाहरण देखिए, हे भगवान, हे भगवान अब क्या होगा, अब क्या होगा, हे भगवान अब क्या होगा। पांचवें नंबर पर देखिए, ओ राधा, ओ राधा जरा इधर तो आना, जरा इधर तो आना। ये किस में किया जा रहा है, पुकारने में, ओ राधा जरा इधर तो आना। इस प्रकार दोस्तों आपका क्या होता है, संबोधन कारक समाप्त होता है। इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं दोस्तों। ये जहाँ पर इसकी एक पहचान यह भी, जिस वाक्य में आपको ये विस्मयादिबोधक चिन्ह मिल जाए वहीं पे आपका संबोधन कारक होता है। ठीक है, इस प्रकार आपका कारक आज कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। आपके लाइक शेयर से ही हमारी क्या होती है, एनर्जी बढ़ती है। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे हम आपको उतना ही अच्छा कंटेंट